आज देवभूमि देहरादून की पावन धरती पर राजकीय इंटर कॉलेज कुनियाल गांव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन धात के एकांश एक कोना कक्षा के द्वारा आयोजित इस साहित्यिक आयोजन में आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे जो अतिथि सब हमारे बीच में हैं आए और अपना मंचासीन होकर के हमें आशीर्वाद भी देंगे और इस हॉल की इस स्थान की गरिमा को बढ़ाएंगे। नमो भगवती माँ सरस्वती, कर सकूं हम मनुज सेवा, बुद्धि दे विस्तार दे, जाति धर्म से हो हम मायनो व्यवहार दे, अज्ञानिता का कांटा काटी ज्ञान की फूलार दे, पढ़ने की हम आगे बढ़ी जाओ, श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे, नमो भगवती माँ सरस्वती। एक पुस्तक के विमोचन का नहीं है कि हम एक पुस्तक का विमोचन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, बल्कि यह शब्दों, संवेदनाओं और सामाजिक चेतना के संगम का भी अवसर है। धात केवल एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन भर नहीं है, यह संवेदना, संवाद और सृजन की सतत यात्रा का सजीव मंच है। यह वह सेतु है जो समाज की धड़कनों को साहित्य की अभिव्यक्ति से जोड़ता है। सभी को नमस्कार और बच्चों को विशेष रूप से बहुत बहुत दुलार। आज का आयोजन इस मामले में विशिष्ट है कि उसकी दर्शक दीर्घा में उत्तराखंड के प्रतिष्ठित साहित्यकार भी हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय काम करने वाले हमारे कुनाशा के साथी भी हैं, पुस्तक की संपादिका भी है और बच्चे भी हैं। तो ऐसा एक अच्छा, जिसे हम कहते हैं कि हमारा बुके तैयार हुआ है, जिसमें कि अलग अलग वय के लोग उन्हीं बातों को समझने के लिए इकट्ठा हुए, जिनको हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो अपने आप में एक चुनौती है कि हम ऐसी बात कहें कि वो बच्चों को भी उतनी ही समझ में आ रही है जितने वरिष्ठ लोग हों। ऐसी चुनौती इस किताब को प्रकाशित करते वक्त भी थी कि हम उत्तराखंड में या स्कूलों में बहुत सारा साहित्य आता है, अलग अलग सोर्सेज से हम जानते हैं, लेकिन उस दौर में एक ऐसा साहित्य बच्चों तक ले जाना है जिसको कि जो कि उनके अनुसार हो। तो इसकी एक सोच रखी गई, वो जमीन पर उतरी और उसको जमीन पर उतारा डॉक्टर विद्या सिंह जी ने और कल्पना जी ने, और इस चुनौती को लिया और पिछले वर्ष में उन्होंने इसका एक प्रकाशन किया था। ये दूसरा अंक है 10 कहानियों का। ये बड़ा अच्छा मौका लग रहा है आज कि हमारे साथ में वरिष्ठ से वरिष्ठ लोग भी हैं, कनिष्ठ भी हैं और प्यारे बच्चे भी हैं। एक बड़ा अच्छा समागम हुआ है ये, और मुझे लगता है कि हमारी ये पहल शायद सफल हो कि हम इस तरह बच्चों से बातचीत कर सकें। एक कोना कक्षा का के बारे में कब बच्चों को यहाँ पर पता भी होगा, क्योंकि आपके विद्यालय में भी एक कोना कक्षा का स्थापित है और हमने कुछ किताबें आपके लिए भेजी हैं और सामान्य ज्ञान की मासिक पत्रिका भी मैं समझता हूँ आनी शुरू हो गई होगी। तो ये कार्यक्रम हमने एक कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है, ये हमने 2018 में शुरू किया था धाद ने, ये सोचकर कि जो सार्वजनिक शिक्षा से जो विद्यालय जुड़े हुए हैं कि वहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं और बच्चों को एक उच्च कोटि का साहित्य या पत्रिकाएं मिलना थोड़ा सा कठिन होता है, और वो बच्चे इस बैकग्राउंड से होते हैं कि वो स्वयं भी खरीद कर पढ़ने में असमर्थ होते हैं। तो हमने इस कार्यक्रम को डिजाइन किया था कि हम इसको इस तरह से करेंगे कि बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कहानी की किताबें और इसके ज्ञानवर्धक पुस्तकें जो है हम भेजेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पढ़े कैसे, कोई भी कहानी या कोई भी रचना या कोई भी चीज पढ़ने से पहले, कोई भी पुस्तक पढ़ने से पहले आपके दिमाग में दो बातें होनी चाहिए। नमस्कार भारती जी। कि सबसे पहले तो उसका लेखक कौन है, रचना का शीर्षक तो आप देखें ही देखें, इसका लेखक कौन है। तो इससे क्या होगा कि आपको लेखकों के नाम आपके जहन में रहेंगे। परीक्षा से पहले लेखक का नाम आपको नहीं रटना पड़ेगा। आप निबंध पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप लेखक का नाम देखिए, कहानीकार का नाम, कवि का नाम, निबंधकार का नाम, तो आप उससे परिचित होंगे। कि मैं और कल्पना जी, हम लोगों ने पिछले साल भी संपादित की थी एक पुस्तक 10 कहानियां 10 कथाकार, तो वो दिवंगत कथाकारों पे थी। उस समय इतनी ज्यादा बहुत सारी कहानियां हमारे सामने नहीं थी, किंतु इस समय चूंकि हम इस समय के रचनारत साहित्यकारों पर हम संकलित कर रहे थे कहानियां, तो इस समय हमारे सामने
थोड़ी दुविधा ज्यादा थी, क्योंकि कहानियां ज्यादा, लेखक ज्यादा। तो उसमें से हमने ये कोशिश की कि ऐसी ऐसी कहानियों का चयन करें जो हमारे विद्यार्थियों के मतलब की हो। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी 10 कहानी की जो पुस्तक है, ये संकलन हम आपको ध्यान में रखते हुए हमने उत्तराखंड के कथाकारों को, उनकी कहानी को इसमें लिया है, और ताकि आप उनसे रूबरू हो सकें। और आज अवसर भी है, आप जिनकी कहानियां हैं, आप उनके लेखक भी आपके सम्मुख है। कितनी खुशी की बात है ना, कि आप जिन कहानियों को पढ़ रहे हैं वो आपके सामने हैं, आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और जो भी आपके अंदर जिज्ञासा है वो प्रश्न भी आप सामने पूछ सकते हैं, है ना। ये देखो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ये संजोग बन रहा है। आप लोगों को बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है, जो भी साहित्य रचा जाता है वो साहित्यकारों के ही बीच में उसका लोकार्पण होता है। और चूंकि हम बच्चों का साहित्य रच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के सामने ही उसका लोकार्पण होना चाहिए। तो आज हम इसलिए आपके विद्यालय में आए हैं, और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, बच्चों के सामने इसका लोकार्पण हो रहा है, आप लोगों को भी हो रही होगी। तो जो ये जो संकलन है, ये उत्तराखंड पे आधारित कथाकारों की कहानियों पे आधारित है। तो बच्चों, ये हमारे आगे, अब चूंकि मैडम ने मुझे बोला एक प्रबंध संपादक के रूप में, इसमें कैसे किस तरह से मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, तो जैसे कि हमारी संपादिका डॉक्टर विद्या सिंह ने भी बताया है, क्योंकि हम दोनों ही इससे जूझ रहे थे कि इसको कैसे इस संकलन को एक पुस्तक के रूप में तैयार किया जाए। तो सबसे पहले तो हमारे आगे यह प्रश्न था कि यहाँ उत्तराखंड में कौन कौन से लेखक हैं जो बाल साहित्य रच रहे हैं, और उनमें वो कहानी कौन सी है जो हम इसमें ले सके, जो कि बाल साहित्य के मानक के अनुरूप हो। ये बात तो बहुत सरल है कि 10 कथाकार उठा ले और 10 कहानियां ले ले, लेकिन हमारे आगे एक चुनौती भी थी, मुश्किल भी थी, क्योंकि हम ये बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो बाल साहित्य के जो मानक है उनके अनुरूप कहानियां होनी चाहिए। उनके मनोवैज्ञानिक, उनके बौद्धिक स्तर को देखते हुए इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, बच्चों को रुचि बढ़ाने के लिए उनकी भाषा सरल होनी चाहिए, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें थी, और जैसे कि अभी मैडम ने भी बताया कि उनकी कल्पना शक्ति को जो प्रोत्साहित करे, संकलन करने में भी मदद की गई है। डॉक्टर विद्या सिंह जी और कल्पना बहुगुणा जी ने बैठ करके ये तय किया है कि हम किस तरह से कौन कौन सी कहानियों को हम इसमें रखें। इन कहानियों में जैसे कि मैम ने कहा कि बच्चे पढ़ें और रुचि लें, फीडबैक तो बच्चे अवश्य देंगे, और शायद आज भी कुछ बच्चे उन कहानियों में जो पढ़ी हैं, आपने क्या सीखा, क्या उसमें समझ आया, वो भी आप बताएंगे हमें। छोटे बच्चे हैं, बच्चे मैम कह रही थी कि थकान लग रही है, वास्तव में पेपर दे करके बैठे हैं और इतनी शांति से बैठे हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये 6 से 8 तक के, 9, 10 तक के बच्चे हैं, इनके लिए ही इस पुस्तक का निर्माण किया गया है। तो वास्तव में जो भी हम कह रहे हैं, जो भी हम समझा पा रहे हैं, तो उन बच्चों के अंदर इसका असर कहीं ना कहीं हो रहा है। क्यों बच्चों? तो जरा एक्टिवनेस दिखा करके बता दीजिए कि हो रहा है कि नहीं। जोरदार तालियों से ऑथर्स का सबका स्वागत कीजिए। गीत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते हुए, आ गए लाजवाब कदम मंजिलों को ढूंढते हुए। इन दिलों में ये उमंग है, ये जहां नया बसाएंगे, जिंदगी का दौर आज से दोस्तों को हम सिखाएंगे, फूल हम नया खिलाएंगे, ताजगी को ढूंढते हुए, आ गए जवां कदम मंजिलों को ढूंढते हुए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संगीता है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ।
आज मैं यहाँ पर प्रकाशन को नाम किताब की 10 कथाकार 10 कहानियाँ पुस्तक में से डॉक्टर जयवंती ढिंगरी जी द्वारा लिखी गई कहानी सदा शिव का न्याय के विषय में बताने जा रही हूँ। यह कहानी सदाशिव नामक एक व्यापारी की है, जिनके 2 बेटे थे, विनायक और सुनायक। विनायक पढ़ाई से सदैव मन चुराते थे तथा सुनायक होशियार और मेहनती था। सुनायक हमेशा पुस्तकों में लगा रहता था, जिससे कि उसकी माता उन्हें मक्खन, घी और दही खिलाती रहती थी। विनायक को लगने लगा कि उनकी माता सुनायक को अधिक प्रेम करती है, इसलिए वह अपने भाई से चिढ़ने लगे। फिर उनके पिताजी ने बड़ी ही सूक्ष्म बुद्धि से उन्हें एक यह सीख दी कि माता पिता सभी संतानों को प्यार करते हैं, ना कि एक को, परंतु उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यवहार करते हैं। हमें बिना समझे बुझे अपने माता पिता पर पक्षपात का आरोप नहीं करना चाहिए और ईर्ष्या और गलतफहमी से दूर रहकर सत्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैम, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज के वर्तमान समय में हमारे हर एक फैमिली में ऐसे ही होता है कि भाई बहनों में ये होता है कि तुम माता पिता मतलब एक भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं और एक को कम, जिससे कि बच्चों को ये लगता है कि हाँ मुझे नहीं करते। तो कई बच्चे ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, या बिना सोचे समझे ही चले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिली कि हमें बिना सोचे समझे कुछ भी निर्णय खुद से नहीं लेना चाहिए और अपने माता पिता को प्यार करना चाहिए। धन्यवाद। एक कहानी पढ़ना होता है, एक कहानी को समझना होता है, और कभी कभी कहानी जो है बड़ी उसका मतलब बड़ा स्पष्ट होता है, और कभी कभी कहानी में क्या होता है कि मतलब कुछ आपको देर में समझ आता है। तो इसमें एक पक्ष जो है कि जो माता पिता जो है कि वो कैसे बच्चे को संतुष्ट करेंगे। अगर सिर्फ माता पिता ये कह देंगे और सिर्फ उपदेश दे देंगे तो उससे बात नहीं बनती, क्योंकि बच्चे आजकल क्या हैं, उनका बहुत दिमाग चलता है, वो बहुत तार्किक हैं, और उनको जैसे कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि कोई ना कोई आपको प्रमाण देना होगा। कोर्ट में भी जब जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि साक्ष्य रखिए। तो एक कहानी का जो ये पहलू है, इसमें मैं आप चाहूंगी कि ध्यान। तो फिर पिता ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया कि मक्खन की डली ली और उसको बेटे को बोला कि भाई आज अब तुम तो जा ही रहे हो। बेटे ने कहा कि अब मैं तो यहाँ रहूंगा नहीं, मैं तो काशी जाऊंगा, मुझे तो यहाँ पर आप लोग प्यार करते नहीं। वो शारीरिक श्रम करता था। तो उन्होंने कहा बेटे आज तो ऐसा कर, खूब मक्खन खा ले और कल तो तुमने चले जाना है। फिर उसके बाद में उसने जितना खाना था खाया। फिर जब बच्चे सोने लगे तो खूब बड़ी मक्खन की जो डली थी वो दोनों बच्चों के सिर में रख दी। अब जब सुबह उठे तो जो बच्चा पढ़ाई करता था वो मक्खन की डली गल गई थी, जो शारीरिक श्रम करता था वो मक्खन की डली नहीं डली थी। तब उन्होंने उनको स्पष्ट किया कि देखो बेटा, जो शारीरिक श्रम करता है उसको दूसरे तरह की अनाज की जरूरत होती है। जैसे हमारे पहाड़ों में अब तो हो रहा है ना आजकल की कोदा बड़ा अच्छा अनाज माना जा रहा है और बड़ा उसको जो मिलेट का है, लेकिन एक जमाने में क्या होता था कि कोदे को सोचते थे ये तो बहुत बेकार की चीज है, और वो जो बहुएं वगैरह जो खेतों में काम करते थे या जो मजदूर काम करते थे उनको मोटा अनाज दिया जाता था। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक गण एवं उपस्थित सभी विद्वान लेखक लेखिका गण, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मनीषा कक्षा 11 की छात्रा। मैंने 10 कथाकार 10 कहानी पुस्तक से पड़ोसी कहानी पढ़ी, जिसको डॉक्टर सुरेंद्र दत्त सेमेल्टी जी ने लिखा है। यह कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत रोचक है। ये एक मकड़ी और मधुमक्खी की कहानी है, जो दोनों पड़ोसी थे। मकड़ी को मधुमक्खी से थोड़ा ईर्ष्या होने लगी थी, लेकिन फिर उसे अपने जाल बुनने के हुनर पर घमंड होने लगा। वह मधुमक्खी को मूर्ख समझने लगी, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद जो शहद बनाती थी उसे मनुष्य ले लेते थे, और मकड़ी अपने जाल में कटी पतंग को फंसाकर आराम से खाती थी। एक दिन मकड़ी ने मधुमक्खी से कहा कि तुम तो मूर्ख हो। तब मधुमक्खी ने उसका जवाब देते हुए उसे कहा कि जीवन की सार्थकता दूसरों का भला करने में है। शहद बनाना मेरा हुनर है, इसलिए मैं फिर से शहद बना सकती हूँ। जीवन वही सफल होता है जो दूसरों की भलाई करे। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा परोपकार की भावना रखनी चाहिए। मैंने इस कहानी से यह प्रेरणा ली, कभी भी खुद पर घमंड मत करो और दूसरों को अपने से छोटा मत समझो। हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अभिभावक हों चाहे अध्यापक, सबका यह प्रयास होता है कि आपके भीतर जो हुनर है उस हुनर को निखारने के लिए वो
प्रयासरत रहते हैं और कभी कभी उनको इस कार्य के लिए कठोर भी बनना पड़ता है और बच्चे उस भावना को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे माता पिता या हमारे शिक्षक हमारे साथ कठोर व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उन्हें वह बात पचती नहीं है, लेकिन जब तक आप उस बात को नहीं समझ पाओगे, आपकी जो सोच है वह उनके प्रति नकारात्मक रहेगी। लेकिन यदि आपको जीवन में कुछ बनना है बेटा, अगर आपको जीवन में कुछ बनना है तो आज कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। माता पिता की और शिक्षकों की डांट खानी पड़ेगी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने अपने एक संबोधन में कहा था, दुनिया की हर वस्तु ठोकर लगने से टूटती है, केवल शिक्षा ही ऐसी है जिसको यदि किसी ने सही ढंग से अपने जीवन को तराशना चाहा तो वह शिक्षा ठोकर लग करके हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। आप जो डांट खाते हैं, आपकी यदि पिटाई भी होती है तो वह आपकी ठोकर है और वही बच्चा आगे जाकर के निखरता है। इसे आपको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अब रही बात, यहाँ पर एक बच्चे ने मेरी जो कहानी थी पड़ोसी, उस पर अपनी सकारात्मक समीक्षा की है। मैं उसके लिए उस बच्चे का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैंने 10 कक्षाकार 10 कहानियाँ पुस्तक से डॉक्टर आशा रावत जी द्वारा लिखी कहानी भूचाल पढ़ी। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। यह कहानी 13 वर्ष के मासूम तीनू की है, जिसने आपदा भूचाल में अपना घर परिवार सब खो दिया था। वह भूचाल के सदमे को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए हर समय गुमसुम रहता था। एक दिन जब पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की उम्मीद जगी तो नवजीवन के सपने ने उसके सदमे और चुप्पी को भुला दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी आपदा के बाद नवनिर्माण का अवसर सभी को मिलना चाहिए। प्रेरणा, इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि नवजीवन का अवसर और आधार हमारी शिक्षा ही है। पढ़ लिख कर हम सब सारे सपने पूरे कर सकते हैं। शिक्षा ही जीवन का आधार है। धन्यवाद। सबसे अच्छा लगा ये कि आज हम अपने बच्चों के बीच में हैं और उनके अनुभव सुन रहे हैं कि उन्होंने कहानियाँ पढ़ करके जो महसूस किया उससे हमें अवगत कराया। और कल्पना ने तो मेरी कहानी की इतनी अच्छी समीक्षा करी, मुझे खुद भी नहीं पता अब होता क्या, लिखते समय हम लिख देते हैं, फिर उसका क्या असर होगा या उसको कोई कौन से भाव उसे किस प्रकार ग्रहण करेगा ये हम नहीं जान पाते। पर हाँ, मैं ये जरूर जानती हूँ कि अगर बच्चों में लिखना है तो हमें उनकी तरह सोचना होगा और उनकी कल्पनाओं की तरह अपने को उनसे जोड़ना होगा। बच्चों के बीच रहकर बच्चों के लिए लिखना आसान नहीं है। बड़ों के लिए लिखना, गंभीर लिखना ये सब सरल है, लेकिन बच्चों के लिए लिखने के लिए हमें खुद उनसे प्रत्यक्ष जुड़ना होगा और स्वयं को महसूस करना होगा कि हम भी बच्चे हैं या हम कभी बच्चे थे तो हम क्या सोचते थे। तो बच्चों के लिए एक बात और हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी हम लिखें वो सरल सहज भाषा में हो और वो उन्हें पसंद आए, रोचकता भी हो, क्योंकि सुख तो चाहिए, पढ़ने का आनंद तो तभी मिलेगा जब आपको पढ़ते समय अच्छा लगेगा। तो उसमें रोचकता हो, लेकिन एक मतलब कोई जो शिक्षा दी जाए तो वो खेल खेल में दी जाए, रोचकता के साथ बच्चे को खुशी भी मिले पढ़ने के साथ साथ और उसको कोई शिक्षा भी मिले। तो फिर यही मैंने प्रयास किया है कि देखो, एक तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। आपदा में जब आई थी उत्तराखंड में तो बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे, उनकी शिक्षा समाप्ति हो गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने आगे बढ़कर उनको शिक्षा का अवसर दिया। और एक जो बच्चा जो चाहता है कि उसके ताऊजी उसको घर ले जाएं, फिर वो ये कहता है कि वो चाहता है कि मुझे भी नवनिर्माण का अवसर मिले, मतलब इस घर में रहकर मुझे जो शिक्षा का अवसर मिला है उसे मैं खोना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने गाँव वापस नहीं जाना चाहता। तो अब तो धात बहुत ही अच्छे काम कर रही है कि बच्चों को जो बच्चे अनाथ हो गए, केदारनाथ आपदा में जो इतने बच्चे अनाथ हुए उसमें कितना काम किया उन्होंने, कितने बच्चों को शिक्षा से जोड़ा, ये तो हम सभी जानते हैं। बस मैं चाहूँगी कि सारे बच्चे जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सारी कहानियाँ पढ़ें, क्योंकि सब कहानियाँ आपको अच्छी लगेंगी, रोचक लगेंगी और सार्थक लगेंगी। और आपके यहाँ इतना अच्छा पुस्तकालय है, इसमें और पुस्तकें जुड़ें, हमको भी ये प्रयास करना चाहिए, ये बढ़ते चले जाए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। सिर्फ बड़ों के लिए जूते बनाता है और उसकी दुकान के
थोड़े दूर एक सरकारी स्कूल है। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो सभी बच्चे उसकी दुकान पर जमावड़ा लगा देते हैं। तो एक दिन वह जमावड़े के पीछे एक छोटे से बच्चे को देखता है तो उसे उदास मन से उसकी दुकान के आगे से जा रहा होता है। उसने उसके जूते देखे तो वह फट रखे थे, तो मोची सोचता है कि उसके जूते सिल दूं। फिर भी वह एक बच्चे को देखते देखते 2-3 दिन हो जाते हैं। तो वह एक दिन उदास मन से स्कूल जा रहा था तो मोची ने देखा कि उसके जूते से एक उंगली बाहर आ रखी थी, तो मोची ने उसमें टाका लगा दिया। फिर दूसरे दिन वह फिर से उदास मन से स्कूल जा रहा था तो उसके पैर के 2 छोटी उंगलियां जूते से बाहर आई हुई थी, तो मोची ने उसे बच्चे को देखा तो उसकी जो उंगलियां थी उससे खून आ रहा था, तो मोची ने उस जूते से जैसे तैसे करके टाका लगा दिया। फिर वह मोची रात को अपना सामान लेकर बैठता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि आज कौन सा जरूरी काम आ गया है जो आप सामान निकाल कर बैठ गए हैं। तो वह उस बच्चे के बारे में बताता है। फिर वह सोचते हैं कि वह छोटे बच्चे की कोई मजबूरी हो या फिर यहाँ पर वो बात खत्म कर देते हैं। फिर वह जूते बनाना शुरू कर देता है। फिर अगले दिन वह बच्चे को जूते दे देता है। फिर वह जो छोटे बच्चे के जूते हैं वो उसके दुकान में रखने लग जाता है। और फिर कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों को दुख तकलीफ में देखते हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। कृष्ण, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। आज मैं 10 कथाकार 10 कहानियों से ली गई चिपको हो श्री वल्लभ भाई की कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इस प्रकार से। वह जंगल का आदमी था। जंगल का इसलिए कि वह जंगल में ही उसका जन्म हुआ था, जंगल में पला और बड़ा हुआ तो जंगल में ही रहने लगा। जंगलात महकमे की नौकरी भी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। दादा के निधन के बाद पिता को वह नौकरी मिली। पिता की मृत्यु हुई तो वह बाजी उस जगह आया था। जंगल का जीवन है। घने जंगल के बीचों बीच ऊंची जगह पर बाड़ा बना था। बाड़े के भीतर फूस का घर और वहीं जानवरों के लिए अलग एक छप्पर बना दिया था। दादा के समय में यह बाड़ा नहीं था तो सब कुछ, लेकिन दादा बाड़े के अंदर नहीं रहे। बाड़े के अंदर रहना उनके शान के खिलाफ था। बाड़ा जानवरों के लिए होता है। दादा के अपने शौक निराले थे। पालतू जानवरों की अपेक्षा जंगली जानवर रखने का शौक था। उन्हीं के लिए यह बाड़ा बना। दादा जंगली जानवरों को घेर-घार कर बाड़े में ले आते। हिरण, खरगोश, बारहसिंगा, बनबिलाव, लोमड़ी, जो भी पकड़ में आ गया। जानवरों से दावा का लगाव था। फुर्सत में समय वह जानवरों के पास रहते और शेष समय जंगल की निगरानी में बीतता। लोगों से जब तब दादा की बातें सुनने में आती है। उनका कहना था कि अपने स्वार्थ के कारण ही आदमी से प्यार करता है, किंतु सच्चा प्रेम वही है जहाँ किसी तरह का स्वार्थ नहीं है। जंगल के जानवरों से दादा ने प्रेम किया। इस प्रेम को पाने के लिए उनकी जान पर जोखिम बना रहता। उस दिन नेता ने बहुत सी बातों का पर्दाफाश करके रख दिया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जंगलों को संरक्षित रखना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। मेरा नाम भूमिका है। मैं कक्षा 7 की छात्रा। आज मैं 10 कथाकार 10 कहानियों से उसका आसमान लेखक जितेंद्र शर्मा जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। उसे सिसकते हुए देखना ऐसा था जैसे गुलाब की खिली कली को पैरों तले कुचलने देखना। वह 13 वर्षीय चिकना चोपड़ा भोला बच्चा असेंबली हॉल के बगल में बूढ़े चीड़ के पेड़ के नीचे अकेला खड़ा था। शाम को कोई बच्चा अक्सर अकेला नहीं रहता। बोर्डिंग स्कूल के बच्चे शाम को खेलने के बाद ऊपर ड्रामेट्री में जाकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर नीचे उतर आते हैं। वह अकेला उदास खड़ा था। उसके क्लास टीचर ने उन्हें पूछा, तुम्हारे डैड क्यों नहीं चाहते कि तुम माँ से मिलो? सर, वे 2 साल से अलग है। माँ दिल्ली में रहती है और डैड इंग्लैंड में रहते हैं। एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। राजीव ने तापस से बात स्पष्ट की। परिवार में गड़बड़ है, आम बात है। यह बोर्डिंग स्कूल में इसी स्टेशन की वजह से राजीव के पिता ने डूर हिल स्कूल
के बोर्डिंग में पढ़ने भेजा है। उसे मैं सो रहा था। टन 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 डिनर की घंटी बजी। बच्चे भोजन के लिए प्रतिविध खड़े होने के लिए दौड़ पड़ा। राजीव तुम जाओ, भोजन के बाद बात करेंगे। धन्यवाद। मुझे इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता का अलग होना बच्चों को समायोजन संबंधी समस्या के बढ़ने जोखिम में जैसे काम, ग्रेड और स्कूल छोड़ना, उसके भावना में ठेस पहुंचना आदि हो सकता है। धन्यवाद। कार्यक्रम जिसमें कि साहित्य और साहित्य सृजन और शिक्षा दोनों का मिलन है। पढ़ने के लिए तो जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, इसके अलावा जो बाहर की पुस्तकें हैं वो भी बहुत आवश्यक हैं अगर हम पढ़ सकें। तो अब मैं थोड़ा अपनी कहानी के बारे में, इस बच्चे ने बहुत उसकी बात पकड़ी। ये कहानी दरअसल बोर्डिंग स्कूल के वातावरण पर बुनी गई है। बोर्डिंग स्कूल में सुबह से शाम तक बच्चा रहता है, फिर रात को भी वहीं रहता है। तो डे स्कूल की तरह ये नहीं कि सुबह आए और दिन में चले गए। तो देहरादून और मसूरी में बहुत सारे ऐसे बोर्डिंग इंग्लिश माध्यम के स्कूल हैं जहाँ पर कि बड़े जो धनाढ़ लोग हैं उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो उसमें एक लड़का है जो 7वीं क्लास में पढ़ता है, राजीव उसका नाम है। तो वो उसके पिता इंग्लैंड में है और माँ दिल्ली में है। उन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती और घर का वातावरण बहुत ही विशाला है, दूषित है। तो इसका प्रभाव, जैसे बच्चे ने कहा, बहुत सही कहा कि अगर घर जो है वातावरण खराब है तो उसका असर बच्चे पे पड़ना लाजमी है। तो उसके व्यवहार में पड़ा। लेकिन साथ साथ ये भी है कि क्योंकि बच्चा जो है विदेश से आया है पढ़ने, तो उसको जागरूकता भी है। माता पिता के झगड़े में देखता है वो कि रोज झगड़ रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है और बहुत बुरा वातावरण है। तो माँ जो है वो हफ्ते में एक बार आती है, उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके। बाप का उसको निर्देश है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ से नहीं मिलोगे। यह दिवस हम कभी नहीं भूलेंगे और मैं चाहूँगा कि ये ऐसा दिन बार बार आए कि आप लोग पुस्तकें बनाते रहें, कहानियाँ बच्चों के लिए लिखते रहें और इसी विद्यालय में उसका विमोचन करते रहें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। कहने के लिए आप लोगों के पास में बहुत कुछ था, किंतु आपने भी बहुत सूक्ष्म शब्दों में अपनी बातें रखी। हालांकि हम लोग सुनना चाहते थे। मैं तो ये समझता था कि अगर इस तरह का, मैं एक्चुअली अंदाजा नहीं लगा पाया, अन्यथा ये कार्यक्रम तो अगर परीक्षाएं नहीं होती तो सुबह 10 बजे से शुरू होकर लगभग 2-3 बजे शाम तक चलना चाहिए था। इतनी बातें कहने के लिए है। हमारे बीच जो हमारे सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो भी अपनी बात आपके सामने रखते और इस तरह से हो सकता है कि नई कहानियां पैदा होती, नई कहानियां बनती। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं पुनः धात संस्था का और कोना कक्षा के संयोजक श्री उनियाल जी का और आप सभी लोगों का बहुत बहुत, डोभाल मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे मध्य आए, हमारे विद्यालय में आप आए। हमारे विद्यालय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी। वास्तव में आज सभी का धन्यवाद हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि हम यहाँ आज सबके बीच में बैठे हैं तो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और वास्तव में ये समय ऐसा था कि इसके लिए हमें बहुत समय चाहिए था ताकि हम सबको अच्छे से सुन पाते। और मुझे अफसोस है कि मैं पिछली बार भी हम आए तो विद्यालय के अध्यापकों से हम रूबरू नहीं हो पाए, उनको नहीं सुन पाए। और अब कभी भी जब ऐसा समय आएगा तो हम ऐसा कार्यक्रम इस समय पे रखेंगे ताकि सब अपनी बात को कह सकें और हम सबको सुन सकें। और एक बार पुनः प्यारे बच्चों का और इस सभागार में उपस्थित हमारे वरिष्ठ सभी साहित्यकारों का और विद्यालय का समस्त स्टाफ बड़ी शांति से, जो बहुत अच्छे से सुन रहा है, हम जो भी बोल रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन मुस्कुराहट भी सबके चेहरे पे, कहीं थकान महसूस नहीं हो रही है। तो एक बार विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित समस्त स्टाफ, प्यारे बच्चों और सभी आए हुए अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।